राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज जो अपनी क्लास है हिंदी व्याकरण की, ये दूसरी क्लास है। इसके पहले हिंदी व्याकरण की एक क्लास खत्म हो चुकी है, जिसमें अपन ने साथियों स्वर व्यंजन की परिभाषा देखी थी और कितने स्वर कितने व्यंजन है हिंदी में, इसके बारे में चर्चा करी। तो एक बार पुनः देख लेते हैं साथियों। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है। कुल हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या की बात करते हैं 44 है, और हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की या कुल हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की बात करते हैं साथियों, तो वह 52 है। लेकिन हिंदी में मूल वर्णों की बात करते हैं साथियों, तो कितने हैं? 44 है, क्योंकि 11 तो क्या है, स्वर है, और 33 क्या है, व्यंजन है। ये अपन ने पहली क्लास में देखे थे, इनकी अपन ने परिभाषा भी देखी थी साथियों। मैंने प्लेलिस्ट में पहली क्लास देख रखी है, डाल रखी है, आप वहां से पहली क्लास को देख सकते हैं साथियों। आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, कौन से स्वर में कौन से वर्गीकरण में कौन कौन से स्वरों को स्थान दिया गया है साथियों। बिल्कुल यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। और साथियों, मैं इस आपसे पूरा वादा करता हूँ कि आपने यदि लगातार इस चैनल पर जो क्लास है हिंदी व्याकरण की, साहित्य की हो, किसी की भी हो, हिंदी से संबंधित साथियों, यदि आप इसको नियमित अटेंड करते रहे तो इसमें आपको इस प्रकार सामग्री मिलेगी को आप हिंदी का कोई सा भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं। वो किसी भी विषय यानी किसी भी राज्य की पीएससी से आप एग्जाम दो या केंद्र से आप एग्जाम दो, हिंदी विषय के टीचर बनने के लिए एक भी प्रश्न साथियों इससे बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का मैं आज क्लास में स्वागत करता हूँ। बढ़ते साथियों क्लास में आगे। देखिए, इसके पहले साथियों देखिए, एक पढ़ाई एक ऐसी चीज है साथियों जहां आप जितनी भी ऊंचाई छू सकते हैं वो केवल पढ़ाई के माध्यम से छू सकते हैं। और पढ़ाई को मैं साथियों में एक ऐसा मानता हूं कि पढ़ाई में साथियों अपनी जीवन के संपूर्ण जीवन के मान लें कि अपन साथियों 80 साल जिए, 60 साल जिए, 70 साल जिए या फिर 60 साल जिए। ये 70 80 60 साल में साथियों 12वीं के बाद बीए के बाद साथियों हम करते हैं बीए के बाद की बात साथियों। किसके बाद है? बीए की। यदि बीए के बाद साथियों बीएड करने के बाद साथियों आपने 2 साल साथियों तन मन धन से, किससे, ध्यान रखना, ये शब्द आपको सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन साथियों बहुत बड़ा शब्द है। तन मन और धन से साथियों आपने 2 साल किताबों को दे दिए। तो इसके बाद साथियों जितने भी साल बचे, मान ले कि आप मान ले साथियों 21 के हो या 25 के हो या 30 के हो या 35 के हो, जब भी जगह साथियों कहा जाता है ना कि जब भी जगह जब सवेरा होगा, तो आप इस उम्र में कभी भी जगह, मान लीजिए कि आपने 21 साल में 2 साल दे दिए तो 23 साल, 27 साल में 2 साल दे दिए तो मान लीजिए कि साथियों 29 साल, 30 साल में 2 साल दे दिए यानी कि 32 साल, और 35 में 2 दिए तो 37 साल। यानी कि जब अपन एग्जाम देने के लायक हो, अपनी योग्यता हो जाती है, फिर इसके साथ अपन कंपटीशन में साथियों यदि 2 साल तन मन धन से एड़ी से लगाकर चोटी तक जोर लगा दे साथियों, अपने आप को सभी से दूर कर ले, जीवन में जितने भी है सगे संबंधी भाई बहन जितने भी साथियों सभी से दूर हो जाइए और 2 साल सिर्फ किताबों को दे दीजिए साथियों। मैं आपको गारंटी देता हूं साथियों, आपको बचे हुए साल यानी कि आप 24 साल के हैं, 24 साल 2 साल 26 साल के हो गए, 26 साल के बाद यदि साथियों आप 100 साल भी जिए तो 100 साल आपके बड़े ऐश के साथ गुजरेंगे। 2 साल ऐसा कौन सा व्यवसाय है साथियों जिसमें 2 साल मेहनत करने के बाद बचे हुए जीवन के जितने भी साल है वो आराम से निकल जाए इज्जत की जिंदगी के साथ साथियों। मैं कोई सा भी व्यवसाय नहीं मानता हूँ, वो केवल एक है, और वो एक है, और वो एक है कौन है साथियों? केवल पढ़ाई। इसलिए 2 साल सभी को भूल जाइए, अपने जितने भी सगे संबंधी है साथियों, और बिल्कुल अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए और उसी लक्ष्य के हिसाब से आप पढ़ाई करिएगा। 1.5 से 2 साल में साथियों ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसे आप क्लियर नहीं कर सकते हो। केवल साथियों आप राजस्थान की बात करते हैं, एमपी की बात करते हैं, RAS, इस कंपटीशन को छोड़कर राजस्थान में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है साथियों जिसे आप 1.5 से 2 साल में क्लियर नहीं कर से। तो मैं आपसे कहता हूं साथियों को 1.5 से 2 साल किताबों को दीजिए और जीवन के बचे हुए सालों पर आप आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत कीजिएगा। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं अपन स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण 6 आधारों पर किया गया है। कितने आधार पर? ध्यान रखें, स्वरों का वर्गीकरण या स्वर ध्वनियों का जो वर्गीकरण किया गया है प्रिय साथियों, वो 6 आधारों पर किया गया है। 6 आधार कौन से? पहला बात करते हैं उच्चारण, समय या काल के आधार पर। दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। रचना, बनावट, निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति अलग होती है, व्युत्पत्ति अलग होती है साथियों। औष्ठ आकृति के आधार पर।
जीवा आकृति के आधार पर और मुख आकृति के आधार पर। इस प्रकार से स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है प्रिय साथियों, वह 6 आधारों पर किया गया है। किसने पे? यानी कि काल, स्थान, रचना, औष्ठ, जीवा और मुख। काल, स्थान, रचना, औष्ठ, जीवा, मुख। काल, स्थान, रचना, औष्ठ, जीवा, मुख। देखो, काल, स्थान, न्या और जीवा, मुख। इसको याद रखिए, आप याद रह जाएगा। पहला रखिए आप काल, फिर रखिए स्थान। काल, स्थान, न्या और रे, ओ और रे से, न्या से, ओ से बनेगा औष्ठ, रे से बनेगा रचना। काल, स्थान और जीवा और मुख, ऐसे है। काल, स्थान, जीवा, मुख, काल, स्थान और जीवा, मुख, काल, स्थान और जीवा, मुख, ऐसे याद करेंगे, 6 याद हो जाएगा। काल, स्थान और ओ से औष्ठ, रे से रचना और जीवा, मुख। काल, स्थान और जीवा, मुख, ये 6 आधार आपको याद हो जाएंगे साथियों। तो ध्यान रखिएगा, स्वरों का जो वर्गीकरण किया है वो 6 आधारों पर किया है। पहला है उच्चारण, समय और काल के आधार पर। दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। तीसरा है रचना, बनावट, निर्माण, व्युत्पत्ति के आधार पर। चौथा है औष्ठाकृति के आधार पर। तीसरा, पांचवा साथियों जीवा आकृति के आधार पर। और छठा है साथियों मुख आकृति के आधार पर। इस प्रकार स्वरों को 6 भागों में बांटा गया है साथियों। प्रिय साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि हर प्रकार की क्लास आपको उपलब्ध हो सके। देखिए, बात करते हैं उच्चारण, समय और काल के आधार पर। यानी समय को काल भी कहा जाता है, काल को समय भी कहा जाता है। उच्चारण समय अथवा काल के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। उच्चारण समय ओब्लिक काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ध्यान रखिए, ह्रस्व स्वर साथियों इनको हम लघु स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर साथियों उनको हम गुरु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर को साथियों गुरु भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ह्रस्व स्वर को ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। इस प्रकार के उच्चारण, समय और काल के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा है साथियों दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और इनकी संख्या कितनी होती है साथियों? तो ध्यान रखें, ह्रस्व स्वर की संख्या होती है प्रिय साथियों 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7, क्योंकि हिंदी में जिस स्वरों की संख्या मानी गई है वो 11 मानी गई। और मात्रा की संख्या की बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में मात्रा की संख्या 10 है और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है साथियों। क्यों? क्योंकि एक ही कोई मात्रा नहीं मानी जाती, इसलिए हिंदी में मात्राओं की बात करते हैं 10 है और स्वरों की बात करते हैं स्वर कितने हैं? 11 है साथियों। इसमें अपन पढ़े उच्चारण, समय और काल के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर साथियों। पहले पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है या लघु स्वर किसे कहा जाता है। बात करते हैं आगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और यह ह्रस्व स्वरों को लघु स्वर भी कहा जाता है साथियों। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनकी संख्या कितनी? 4 है। ए, ई, उ और री, ये 4 साथियों। ये 4 क्या आते हैं? ह्रस्व स्वर जिनको हम लघु स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर जिनको हम लघु का अर्थ क्या होता है आपको पता है साथियों? लघु का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, ये सब छोटे हैं साथियों। जो 11 स्वर है तो इन छोटे स्वरों को लघु स्वर कहा जाता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है था। इनके उच्चारण में एक मात्रा का ही समय लगता है। क्या? एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए साथियों इनको ह्रस्व स्वर अथवा लघु स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4। ध्यान रखिए, हिंदी में जो री है ये री साथियों लघु ही है। हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है। दीर्घ री का प्रयोग साथियों संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ री है साथियों ये लघु आती है, री बड़ी नहीं आती है हिंदी में, इस बात का ध्यान रखें। एक बार पुनः, जो री है हिंदी में केवल लघु री का प्रयोग होता है, हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार ह्रस्व स्वरों यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनको साथियों क्या? लघु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या की बात करते हैं, इनकी संख्या 4 है और ये 4 है साथियों, ए, ई, उ और री साथियों। आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? लघु स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता था, एक मात्रा का समय लगता है, उनको लघु स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? इसका मतलब ये हुआ जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का? 2 मात्रा का समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। यही है, देखते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।
कहने का मतलब जिनके उच्चारण में हर्ष स्वरों की या लघु स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है अथवा जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये दीर्घ स्वर कितने हैं, तो इनकी संख्या हिंदी में बात करते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या साथियों 7 है। कितनी है? 7 है। ये 7 कौन कौन से? एक तो आ है, एक छोटी ई, बड़ी ई है, उ, ए, ऐ, ओ और औ। क्या? आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो 7 है साथियों, 7 ही दीर्घ स्वरों की संख्या है। अब आता है, अगला आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरी बात साथियों, ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम है टॉपर क्लासेस। अरे टॉपर क्लास में साथियों हिंदी व्याकरण बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जा रही है, हिंदी साहित्य बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, आपको काव्य शास्त्र भी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, आपको शिक्षण विद्या भी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जाएगी। और आप यदि राजस्थान में साथियों वरिष्ठ अध्यापक या फिर साथियों जिसे बोलते हैं टीजीटी, वरिष्ठ अध्यापक या फिर व्याख्याता की आप तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपका बीए लेवल का और एमए लेवल का जो सिलेबस साथियों ये भी, यानी कि बीए और एमए लेवल का मतलब जो कहानियाँ वगैरह है, बालकांड है, जो भी है साथियों, उनका बिल्कुल आप मैं इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ाऊंगा ताकि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं जाए। तो बात करते हैं आगे। दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर भी स्वरों को दो भेदों में बांटा गया है। एक अनुनासिक है साथियों, एक अनुनासिक या नीरनुनासिक है। एक अनुनासिक है, एक नीरनुनासिक है। ध्यान रखना, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, अनुनासिक, दूसरा है एक तो अनुनासिक है और एक है साथियों अनुनासिक जिसे नीरनुनासिक भी कहते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को दो भेदों में बांटा गया है, अनुनासिक और अनुनासिक अथवा नीरनुनासिक। समझ में आया? ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुनासिक किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख और नाक दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। कहने का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण करने में अंदर से जो हवा निकलती है, जो ध्वनि निकलती है साथियों, हवा और ध्वनि निकलती है, ध्वनि ऑब्लिक या हवा भी लिख सकते हैं, जो निकलती है साथियों, वह यदि मुख और नाक दोनों से निकलती है साथियों तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा या ध्वनि मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है साथियों, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। और अनुनासिक स्वरों को चंद्र बिंदु से अंकन किया जाता है। अनुनासिक स्वरों का अंकन किससे किया जाता है प्रिय साथियों? ध्यान रखना, इनका अंकन किया जाता है चंद्र बिंदु से। किसके किया जाता है? चंद्र बिंदु से अनुनासिक स्वरों का अंकन किया जाता है। जैसे मान लेते हैं यह लिखा है गांव, सांचा, दांत, आंगन, ये जितने भी साथियों सब ये अनुनासिक स्वर है। क्या है साथियों? ये सभी अनुनासिक स्वर है। क्या है? अनुनासिक स्वर है। समझ में आया साथियों? ये सब क्या है? अनुनासिक स्वर है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। गांव, सांचा, दांत, आंगन, ये सभी अनुनासिक स्वर है क्योंकि यहाँ चंद्र बिंदु का अंकन हो रहा है। चंद्र बिंदु है साथियों, चंद्र बिंदु को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। और अनुनासिक स्वर का उच्चारण मुख और प्रिय विद्यार्थियों नाक दोनों से किया जाता है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ गया। आगे बात करते साथियों, अनुनासिक या नीरनुनासिक किसे कहा जाता है? अनुनासिक या नीरनुनासिक किसे कहा जाता है साथियों? तो उसकी बात करते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु अथवा ध्वनि केवल मुख से निकलती है अनुनासिक या नीरनुनासिक कहा जाता है। यानी कि उच्चारण के समय जिससे उच्चारण के समय ध्यान रखना, उच्चारण के समय जो ध्वनि निकलती है प्रिय विद्यार्थियों, वह यदि केवल मुख से निकलती है तो उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अनुनासिक जिसे नीरनुनासिक भी कहा जाता है। समझ में आया? जैसे बात करते हैं साथियों, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ जैसे आ, ई, उ, इधर में भी ई, उधर में भी ए, यहाँ आ और जाना में भी साथियों आ है, यहाँ जाना में भी क्या है? आ है। तो इनका उच्चारण केवल किससे किया जा रहा है? केवल मुख से किया जा रहा है, इसलिए इसको अनुनासिक या नीरनुनासिक कहते हैं। और जिनका उच्चारण साथियों मुख और नाक दोनों से किया जाता है उनका उच्चारण उनको कहते हैं अनुनासिक। और जिनका उच्चारण केवल साथियों मुख से किया जाता है उनको कहते हैं अनुनासिक या नीरनुनासिक। और एक और ध्यान रखना, एक और होता है साथियों अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार, जिसका अंकन हम केवल बिंदु के द्वारा करते हैं। तो
अनुस्वार का उच्चारण केवल साथियों नाक द्वारा होता है और मुख द्वारा जिनका उच्चारण होता है उन्हें अनुनासिक या निरनुनासिक कहते हैं। और जिसका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का अंकन किया जाता है चंद्र बिंदु से। और जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से, पुनः देखिए, जिसका उच्चारण मुख से किया जाता है वो तो साथियों क्या, अनुनासिक है। और जिसका उच्चारण साथियों नाक से किया जाता है वो उसे कहते हैं हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार का अंकन चंद्र बिंदु है। और जिसका उच्चारण इन दोनों से ही किया जाता है उसे हम कहते हैं अनुनासिक, और उसको हम चंद्र बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। तो जहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ तो होगा अनुनासिक, जहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ साथियों वो होगा अनुनासिक या निरुनासिक। और जहाँ पर साथियों ये साथियों अंक की मात्रा लगी हुई केवल बिंदु लगा हो वो होगा अनुस्वार। तो न्या पर देवल एक याद रखिए, न्या उच्चारण स्थान के आधार पर न्या केवल स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, अनुनासिक या अनुनासिक या निरनुनासिक साथियों। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बार पुनः इसको देखते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु अथवा ध्वनि केवल मुख से निकलती है अनुनासिक या निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, इधर उधर, आना जाना, ये सब क्या है? निरनुनासिक या अनुनासिक है। अब निया शिरोरेखा के ऊपर वाली शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो तो वहां चंद्र बिंदु को केवल बिंदु के द्वारा अंकन किया जाता है। ये बात आपको समझने की है। जैसे हमने लिखा होगा शिरोरेखा, शिरोरेखा कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा साथियों यहाँ कमल, क्या लिखा? कमल लिखा। निया मैंने साथियों लिखा, यहाँ लिखा मैंने विमला, क्या लिखा? विमला, ये लिखा, ये शिरोरेखा है। मैंने लिखा यहाँ कविता, ये क्या है? शिरोरेखा है। मैंने लिखा है यहाँ पर साथियों सरिता, ये क्या है? शिरोरेखा है। मैंने लिखा साथियों यहाँ पर माँ लक्ष्मी, तो ये जो अपन जो लाइन खींची ये शिरोरेखा है। और जिनके ऊपर शिरोरेखा, हाँ शिरोरेखा, यहाँ शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी, ये शिरोरेखा है। और इस शिरोरेखा के ऊपर जैसे मैंने लिखा, ये जैसे मैंने लिखा जिन से लिखा, ये जी, ये लिखा, ये शिरोरेखा है। और इसके ऊपर जो मात्रा लगी हुई है यहाँ पर जो यदि पीछे यहाँ अनुनासिक लगाना है साथियों अपन को, तो यहाँ मात्रा की जगह यहाँ पर अपन इस केवल बिंदु द्वारा इसको अंकन करेंगे, चंद्र बिंदु नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी शब्द है साथियों इन सभी में क्या लिखा हुआ? चंद्र बिंदु लगा है। ने की साथियों ध्यान रखना अनुस्वार लगा है। अनुस्वार का अंकन केवल ये होता है। अब नया देखें यहाँ पर बात करते हैं अंग, तो ये अनुस्वार है साथियों, अंग अनुस्वार है। यदि अपन लिखेंगे यहाँ मान लेते हैं साथियों हम लिखते हैं आंगन, क्या? आंगन, तो ये तो है साथियों क्या है? अनुनासिक है। और न्या अपन लिखते हैं साथियों अंग, तो ये क्या है? ये अनुस्वार है। और ये जिन्स में जो ये इस बिंदी लगी है ये अनुस्वार नहीं है साथियों, ध्यान रखना, ये है अनुनासिक, यानी यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। आगे हम बात करते हैं तीसरा जो कहलाता है, तीसरे जो अपने आते हैं साथियों वो अपना आता है रचना बनावट अथवा निर्माण के आधार पर। रचना बनावट निर्माण या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को बांटा गया साथियों, दो भागों में बांटा गया है। रचना बनावट निर्माण या उत्पत्ति के आधार भी स्वरों को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि। मूल स्वरों को साथियों अपन लघु स्वर भी कह सकते हैं, इनको हस्त स्वर भी कह सकते हैं। संधि स्वर को साथियों हम गुरु स्वर भी कह सकते हैं और इनको दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। किसको? संधि स्वर है, इनको हम गुरु स्वर भी कहते हैं और इनको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। मूल स्वरों को साथियों हम लघु स्वर भी कहते हैं, इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में मूल स्वरों की बात करते हैं, मूल स्वर 4 है। और संधि स्वरों की बात करते हैं साथियों, संधि स्वरों की संख्या आएगी 7। ध्यान रखना, मूल स्वरों की संख्या है 4 और संधि स्वरों की संख्या आएगी 7। अब मूल स्वर क्या है, संधि स्वर क्या है, अब देखिएगा, बात करते हैं आगे। पहला बात करते हैं यहाँ पर मूल स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे स्वर की सहायता नहीं ली जाती है मूल स्वर कहलाते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में किसी दूसरे स्वर की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। साथियों जिन स्वरों का विभाजन या विच्छेद नहीं किया जा सकता है उनको मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ए, ई, ओ और री। ए, ई, उ और री। री, अब पहले बताया मैं साथियों, री जो है हिंदी में केवल छोटी री का प्रयोग होता है, हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है। दीर्घ री का प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। तो नहीं ध्यान रखना है। री को अपन साथियों मूल क्या मानेंगे? मूल स्वर मानेंगे, लघु स्वर मानेंगे, इनको हर्ष स्वर मानेंगे इसको। तो यदि पूछा जाए कि मूल स्वर की संख्या कितनी है तो 4 है। मूल स्वर किसे कहा जाए? जिनका विभाजन या विच्छेद नहीं किया जा सकता है।
और जिनके उच्चारण में दूसरे के अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती उनको क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। आगे बात करते हैं साथियों, तो आगे अपना आता है यहाँ पर संधि स्वर। संधि का अर्थ क्या होता है, 1 + 1 बराबर क्या होता है, 2। ये होता है ना संधि। संधि पढ़ो, जहाँ पर दो वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जहाँ दो वर्णों के मेल से नए तीसरे वर्ण का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं साथियों। ये बात है, उसे वो क्या संधि कहते हैं, सो से क्या कहते हैं, संधि। तो संधि स्वर जहाँ पर दो वर्ण मिलने पर तीसरे का निर्माण होता है उसे संधि कहा जाता है। तो संधि स्वर क्या हो गए, वे स्वर जो दो असमान, जो दो स्वरों के मेल से बने हैं, ध्यान रखना कितने, दो स्वरों के मेल से बने हैं, उनको बने हैं अर्थात जिनका विभाजन किया जा सकता है वो संधि स्वर कहलाते हैं। ध्यान रखना, जिनका विभाजन किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं साथियों। आगे बात करते हैं, संधि स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है। आ ई उ ए ऐ ओ और औ। आ ई उ ए ऐ ओ औ। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये संधि स्वरों की संख्या है। ये संधि स्वर की संख्या कितनी है, 7 है साथियों। अब देखिए यहाँ पर ये संधि स्वर है, आ ई उ ए ऐ ओ और औ, ये संधि स्वर है। अब आ का निर्माण साथियों ए से मिलकर हुआ, ई का निर्माण ई और ई से हुआ है, उ का निर्माण छोटा उ से मिलकर हुआ। ए का निर्माण ध्यान रखने साथियों, ए का निर्माण होगा ए या आ के बाद छोटी ई आएगी तो फिर ए का निर्माण होगा। फिर ए जो बड़ी ए है जिसे एनक बोलते हैं अपन, तो इसमें ए आ के बाद यदि एनक ये आए, ये पहले वाला हो तो क्या होगा साथियों, उसका निर्माण, किसका निर्माण होगा, एडी एनक वाले का निर्माण होगा। यहाँ जो छोटा ओ है इसका निर्माण ए आ के बाद नया साथियों छोटा ओ आएगा, नया ओ नहीं आएगा, ध्यान रखना ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ लिखेंगे आप कौन सा, ये ऊ, यानी ए आ के बाद यदि ऊ हो तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, और ए आ के बाद यदि ओ हो तो क्या बनेगा, बड़ा ओ बनेगा। इसको यूँ समझ लेते हैं साथियों। इसकी बात करते हैं, यहाँ ए आ के बाद यदि ई आए तो ये क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर ए आ के बाद यदि ए आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। उसी प्रकार ए आ के बाद क्या है साथियों, छोटा ऊ आए, क्या है, छोटा, इसको न समझिए, ए और आ के बाद क्या है, ई आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर नहीं लिख दिया आप, ए और आ के बाद क्या है, ये आए, अब इसके स्थान पर ये आए तो क्या बनेगा, ये बनेगा। उसी प्रकार ने लिखे ए आ के बाद, ए आ के बाद क्या है, ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब यहाँ फिर ए आ के बाद कौन आए, ये छोटा है तो ये क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ लिखिए, यहाँ आपको क्या आएगा, ऊ आएगा, यहाँ ओ नहीं आएगा। ठीक है, ए आ के बाद ये आए तो ए बनेगा, ए आ के बाद ये शब्द आए तो ये बनेगा, ए आ के बाद नया ऊ आए तो छोटा ओ बनेगा, और ए आ के बाद ये ओ आ जाए तो क्या बनेगा, ये ओ बनेगा। पीछे लिखा है संयुक्त स्वर लिखा है, संध्या अक्षर नहीं, संध्या अक्षर, ध्यान रखना ये संध्या अक्षर है। इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इन चारों को क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, संध्या अक्षर भी कहा जाता है। संधि नहीं साथियों, यहाँ लिखना आप संध्या अक्षर, इन्हें संध्या अक्षर भी कहा जाता है। और दूसरी बात ने विसर्प स्वर भी कहा जाता है। क्या, यहाँ लिखा हुआ नहीं, आप लिख लेना, विसर्प स्वर भी कहा जाता है, विसर्प भी कहा जाता है इन्हें। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इन्हें संध्या अक्षर, ने संध्या लिखा है, इन्हें संध्या करना साथियों, संध्या अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, देखो यहाँ संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन अलग चीज होता है साथियों, संयुक्त व्यंजन अलग है। यहाँ पर संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर साथियों 4 हैं, और इस संयुक्त स्वरों को संध्या अक्षर भी कहते हैं, संयुक्त स्वरों को विसर्प स्वर भी कहते हैं। ध्यान रखना, विसर्प स्वर भी कहते हैं, यानी इनको 3 नामों से जाना जाता है। अब ये संयुक्त स्वर, संध्या अक्षर या विसर्प किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जिन स्वरों का निर्माण असमान स्वरों के योग से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, ए ऐ ओ औ। संयुक्त स्वरों को संध्या अक्षर भी कहा जाता है, संध्या अक्षर भी कहा जाता है। इनको विसर्प भी कहा जाता है, यानी कि जिन स्वरों का निर्माण असमान, ध्यान रखना किससे, असमान स्वरों के मेल से हुआ, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम संध्या अक्षर। क्या कहते हैं, संध्या अक्षर कहते हैं संयुक्त। यहाँ जो असमान स्वर है साथियों इनके मेल से हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये दोनों असमान है,
ये दोनों भी क्या असमान है, ये दोनों में यहाँ अपन लिखेंगे उ, ये भी असमान है और ये भी क्या है असमान है। तो जहाँ पर असमान स्वरों के निर्माण से जिन स्वरों का निर्माण होता है कि उनको संध्या अक्षर या संयुक्त व्यंजन या विसर्प, संयुक्त स्वर या विसर्प कहा जाता है। तो ये चार बनेंगे अपने क्या संध्या अक्षर। तो इस प्रकार से साथियों ये आज की क्लास रही। यदि अपन को आगे बढ़ते हैं साथियों, कल अपन पढ़ेंगे जीवा स्थान के ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, और साथियों एक और पढ़ेंगे अपन मुखाकृति के आधार पर, यानी जीवा स्थान के आधार पर, ओष्ठाकृति का और मुखाकृति के आधार पर। इस प्रकार कल पढ़ेंगे 3 भाग, आज अपन ने पढ़े हैं 3 भाग। अब ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपकी कोई भी परेशानी हो XYZ किसी में साहित्य में, व्याकरण में, काव्य शास्त्र में, शिक्षण विधि में, तो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मेरे नंबर दे रखे हैं, आप मुझे वहाँ पर कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं साथियों। आप मेरे से मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हैं प्रिय साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। राम राम। क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बता कर जाएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। ठीक साथियों, मिलते हैं कल। राम राम।